क्या होगा अगर किसी एनजीओ ने विदेश से मिले पैसों से एक स्कूल बनाया हो, किसी गांव में अस्पताल खड़ा किया हो या किसी ट्रस्ट ने गरीबों के लिए आश्रम और अनाथालय बनाए हो और अचानक उसका FCRA लाइसेंस रद्द हो जाए? क्या सरकार उन संपत्तियों पर नियंत्रण कर सकती है? क्या विदेशी फंडिंग पूरी तरह बंद होने वाली है? क्या चर्च और धार्मिक संस्थाओं पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार को 50 साल पुराने कानून में फिर से बदलाव करने की जरूरत पड़ गई? पिछले कुछ दिनों से FCRA अमेंडमेंट बिल चर्चा में है। सरकार इसे देश की सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए जरूरी बता रही है, जबकि विपक्ष और कई सामाजिक संगठन इसे नागरिक समाज की आजादी पर असर डालने वाला कानून कह रहे हैं। लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आम आदमी आखिर समझे क्या? आज इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि FCRA आखिर होता क्या है, विदेशी फंडिंग कैसे काम करती है, नया संशोधन क्या बदलने जा रहा है, क्या सरकार एनजीओ की संपत्ति पर नियंत्रण कर सकती है, क्या धार्मिक संस्थाओं पर इसका असर होगा, और इस पूरे विवाद में सच आखिर क्या है। सबसे पहले जानेंगे FCRA आखिर है क्या। FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जैसा कि नाम से ही साफ है, ये एक ऐसा कानून है जो भारत में आने वाले विदेशी धन यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन को नियंत्रित करता है। लेकिन सवाल उठता है कि ऐसा कानून बनाने की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? इसके लिए हमें करीब 50 साल पीछे जाना होगा। साल 1976 देश में इमरजेंसी का दौर था। उस समय सरकार को चिंता थी कि कहीं विदेश से आने वाला पैसा भारत की राजनीति, चुनाव, मीडिया या सामाजिक संगठनों के जरिए देश की नीतियों को प्रभावित न करने लगे। इसी वजह से पहली बार फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट बनाया गया। उस समय इसका मकसद साफ था, विदेशी पैसा भारत के लोकतांत्रिक ढांचे, चुनावी प्रक्रिया और राष्ट्रीय हितों को प्रभावित न कर सके। समय बीतता चला गया, देश बदला, विदेशी दान बढ़ा, हजारों एनजीओ बनने लगे और सरकार को लगा कि 1976 का कानून अब पुराना पड़ चुका है। इसलिए 2010 में नया FCRA एक्ट लागू किया गया, जिसमें रजिस्ट्रेशन, निगरानी और रिपोर्टिंग के नियम पहले से ज्यादा स्पष्ट किए गए। इसके बाद 2020 में एक बड़ा संशोधन आया, जिसमें प्रशासनिक खर्च की सीमा घटाई गई, आधार से पहचान अनिवार्य कर दी गई और विदेशी फंड को दूसरे एनजीओ में ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी गई। अब 2026 में सरकार फिर एक नया संशोधन लेकर आई है, जिसने सबसे ज्यादा बहस छेड़ दी है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मतलब सिर्फ डॉलर या यूरो में मिलने वाला दान नहीं होता। अगर कोई विदेशी नागरिक, विदेशी कंपनी, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, विदेशी ट्रस्ट या विदेश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति भारत के किसी संस्थान को पैसा, सामान, शेयर या किसी भी तरह की आर्थिक सहायता देता है, तो उसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाता है। भारत में हजारों एनजीओज एजुकेशन, हेल्थ, महिला सशक्तिकरण या एनवायरमेंट, आपदा राहत या मानवाधिकार और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं। इनमें कई संस्थाओं को विदेश से आर्थिक सहायता मिलती है, लेकिन हर संस्थान विदेशी फंड नहीं ले सकती। इसके लिए FCRA रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। ये रजिस्ट्रेशन गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जारी करता है। संस्थान को यह साबित करना पड़ता है कि उसका काम वास्तविक है, उसका रिकॉर्ड साफ है और विदेशी धन का इस्तेमाल उसी उद्देश्य के लिए होगा जिसके लिए अनुमति ली गई है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही काफी नहीं होता, संस्थान को हर साल ये भी बताना पड़ता है कि कितना पैसा आया, किस देश से आया, किसने दिया और इसका इस्तेमाल कहाँ किया गया। यानी सरकार पहले से ही विदेशी फंडिंग पर नजर रखती है, लेकिन अब सरकार का कहना है कि पुराने नियम पर्याप्त नहीं है, इसीलिए उन्हें और मजबूत बनाने की जरूरत है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने पूरे देश में बहस छेड़ी हुई है। सरकार ने FCRA अमेंडमेंट बिल के जरिए कई बदलाव प्रस्तावित कर दिए हैं। पहला बड़ा बदलाव रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से जुड़ा है। अब किसी संस्थान को सिर्फ ये नहीं बताना होगा कि वो विदेशी फंड लेना चाहते हैं, बल्कि उससे पहले ये भी स्पष्ट करना होगा कि वो किन गतिविधियों पर पैसा खर्च करेगी और किन राज्यों या क्षेत्रों में काम करेगी। यानी सरकार के पास पहले से ही संस्थान के काम का एक स्पष्ट रिकॉर्ड होगा। दूसरा बड़ा बदलाव ट्रांसपेरेंसी से जुड़ा हुआ है। अब विदेशी दान देने वाले स्रोत, फंड के इस्तेमाल और परियोजनाओं की जानकारी पहले से ज्यादा विस्तार से देनी होगी। सरकार का कहना है कि इसमें फर्जी संस्थानों और पैसों के गलत इस्तेमाल पर रोक लगेगी। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस बदलाव की है वो संपत्तियों को लेकर है। मान लीजिए किसी एनजीओ ने पिछले 15 से 20 साल में विदेशी फंड से एक स्कूल बनाया या किसी गाँव में सामुदायिक भवन तैयार किया। अगर बाद में उसका FCRA लाइसेंस रद्द हो जाता है, वो रेवेन्यू नहीं हो पाता या संस्थान खुद FCRA छोड़ देती है, तो उन संपत्तियों का आखिर क्या होगा? यही से शुरू होता है इस बिल का सबसे चर्चित प्रावधान। नए संशोधन के मुताबिक ऐसी स्थिति में सरकार एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी यानी नामित प्राधिकरण नियुक्त कर सकती है। ये प्राधिकरण उन संपत्तियों की देखरेख करेगा जो विदेशी फंड से बनाई गई हैं। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य किसी की संपत्ति छीनना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि विदेशी पैसे से बनाई गई संपत्तियों का दुरुपयोग ना हो और वो उसी सामाजिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल होती रहे जिसके लिए पैसा मिला था।
यहीं से विवाद शुरू हो जाता है। आलोचकों का कहना है कि अगर किसी संस्थान का लाइसेंस किसी प्रशासनिक या कानूनी विवाद में फंस जाए तो उसकी संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण की संभावना बढ़ सकती है। वहीं सरकार का जवाब है कि यह प्रावधान केवल विशेष परिस्थितियों में लागू होगा और इसका मकसद सार्वजनिक हित में संपत्तियों का संरक्षण करना है, न कि उन्हें अपने कब्जे में लेना। यानी यही वो बिंदु है जिसने इस पूरे संशोधन को सबसे ज्यादा चर्चा में लाके रख दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या इस बिल के बाद विदेश से पैसा आना बंद हो जाएगा? इसका जवाब है नहीं। ये कानून विदेशी फंडिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगाता। अगर कोई संस्थान FCRA के नियमों का पालन करती है, उसका रजिस्ट्रेशन वैध है, उसका हिसाब किताब पारदर्शी है और वो तय उद्देश्य के लिए ही पैसा खर्च करती है, तो वो पहले की तरह विदेशी योगदान प्राप्त कर सकती है। असल बदलाव ये है कि जब निगरानी पहले से ज्यादा सख्त होगी, सरकार के पास ज्यादा जानकारी होगी, रिपोर्टिंग के नियम विस्तृत होंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की प्रक्रिया भी अधिक स्पष्ट होगी। यानी सरकार का दावा है कि ईमानदारी से काम करने वाली संस्थाओं को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन नियम तोड़ने वालों के लिए अब बच कर निकलना आसान नहीं रहेगा। इस बिल को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा धार्मिक संस्थाओं को लेकर हो रही है। भारत में कई चर्च, धार्मिक ट्रस्ट, मिशनरी संस्थाएं, मंदिर ट्रस्ट और अन्य धार्मिक संगठन विदेश से दान प्राप्त करते हैं। इन पैसों का इस्तेमाल कई जगह स्कूल, अस्पताल, अनाथालय, राहत कार्य और सामाजिक सेवाओं में भी किया जाता है। सरकार का कहना है कि धार्मिक गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा, लेकिन अगर विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल कानून के खिलाफ या घोषित उद्देश्य से अलग तरीके से होता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि विदेश धन का उपयोग धार्मिक परिवर्तन यानी कि प्रोसेलाइटिजेशन जैसे उद्देश्यों के लिए स्वीकार्य नहीं माना जाएगा। दूसरी ओर कई ईसाई संगठनों और कुछ नागरिक समूहों का कहना है कि नए प्रावधानों में धार्मिक संस्थाओं पर अतिरिक्त प्रशासनिक दबाव बढ़ सकता है। उन्हें आशंका है कि नियमों की व्याख्या और उनका इस्तेमाल भविष्य में विवाद का कारण बन सकता है। यानी सरकार और आलोचकों की चिंता अलग अलग है। एक पक्ष इसे राष्ट्र सुरक्षा और पारदर्शिता का सवाल मानता है, जबकि दूसरा नागरिक संस्थाओं की स्वतंत्रता का। FCRA अमेंडमेंट बिल विदेशी फंडिंग को बंद नहीं करता, लेकिन उसके नियमों को पहले से ज्यादा सख्त और विस्तृत जरूर बना देता है। सरकार का कहना है कि इससे विदेशी पैसों के दुरुपयोग पर रोक लगेगी और जवाबदेही बढ़ जाएगी। वहीं विपक्ष और कई सामाजिक संगठन मानते हैं कि इस कानून के कुछ प्रावधान भविष्य में संस्थाओं की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं। सच क्या है? इसका जवाब इस कानून के लागू होने के बाद उसके इस्तेमाल में छुपा होगा। अगर इसका उपयोग केवल पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए होता है तो इसे एक प्रशासनिक सुधार माना जाएगा, लेकिन अगर इसका दायरा जरूरत से ज्यादा बढ़ा तो विवाद भी उतने ही बड़े हो सकते हैं। आखिर सवाल सिर्फ विदेश फंड का नहीं है, सवाल ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, पारदर्शिता और नागरिक समाज की स्वतंत्रता, इन तीनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि किसी भी कानून पर राय बनाने से पहले उसका सच जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलूंगी आपसे अगली किसी बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए HBD को। धन्यवाद।